आज हम जिस राष्ट्र या नेशन की बात करते हैं वो हमें कितना स्वाभाविक लगता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये आइडिया हमेशा से नहीं था? एक वक्त था जब ये बस एक सपना था, एक ऐसा क्रांतिकारी सपना जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दी और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। ये देखिए, साल था 1848 और एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने एक पेंटिंग बनाई। ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं थी, ये एक सपना था। इसमें अलग अलग देशों के लोग एक लंबी लाइन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं और नीचे देखिए, जमीन पर राजाओं के टूटे फूटे ताज बिखरे पड़े हैं। ये तस्वीर एक नई दुनिया की उम्मीद थी, एक ऐसी दुनिया जहां आज़ादी हो, जहां गणतंत्र हो। अब सवाल ये उठता है कि उस जमाने में जहां हर तरफ राजाओं और साम्राज्यों का बोलबाला था, ये इतना रैडिकल, इतना क्रांतिकारी ख्याल आखिर आया कहां से? यही तो वो गुत्थी है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, इस नए सपने को समझने के लिए हमें पहले उस पुरानी दुनिया को समझना होगा जिसे ये सपना बदलना चाहता था। वो दुनिया थी निरंकुश सरकारों की। मतलब एक ऐसी सरकार या ऐसा राजा जिसकी ताकत पर कोई लगाम ही ना हो, कोई रोक टोक नहीं, सब कुछ बस एक इंसान के हाथ में। आप समझ रहे ना कितना दमनकारी माहौल रहा होगा। तो सोरियो की उस पेंटिंग और उस सपने के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा सवाल छिपा था कि आखिर ये राष्ट्र या नेशन होता क्या है। चलिए इसी क्रांतिकारी आइडिया की तह तक चलते हैं। देखिए, एक राष्ट्र को समझने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ तो ये आम सोच है कि एक राष्ट्र मतलब एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग या एक ही नस्ल या धर्म के लोग। लेकिन एक दूसरा और कहीं ज्यादा गहरा आइडिया भी है। ये कहता है कि राष्ट्र बनता है एक साझे इतिहास से और उससे भी ज्यादा जरूरी साथ रहने की एक सामूहिक इच्छा से। इसी गहरे आइडिया को एक फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो एक बार बन गया तो बन गया। नहीं, ये तो हर रोज होने वाला एक चुनाव है जिसे वहां के लोग हर दिन चुनते हैं। रेनन ने इसके लिए डेली प्लेबिसाइट या दैनिक जनमत संग्रह शब्द का इस्तेमाल किया। जनमत संग्रह मतलब सीधा जनता से वोटिंग। जरा सोचिए, इसका मतलब यह था कि कोई देश राजा की मर्जी से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की सहमति से बनता है। ये उस जमाने के लिए एक धमाके जैसा था, एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचार। तो ठीक है, ये तो हुई फिलॉसफी की बात, पर यह आइडिया असलियत में कैसे बदला, इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, ठीक उस जगह जहां से यह सब शुरू हुआ। राष्ट्रवाद का बिग बैंग मोमेंट वो था 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये पहली बार था जब खुलकर ये ऐलान किया गया कि देश का असली मालिक कोई राजा नहीं बल्कि देश की जनता है। सारी की सारी पावर जो सदियों से राजमहल में बंद थी, वो निकलकर आम नागरिकों के हाथों में आ गई। और देखिए, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने सिर्फ नारे नहीं लगाए, उन्होंने सच में एक राष्ट्र बनाया। कैसे? उन्होंने ला पात्री यानी पितृभूमि और ले सिटवायन यानी नागरिक जैसे नए कॉन्सेप्ट्स दिए। अपना पुराना शाही झंडा हटाकर एक नया तिरंगा झंडा लाए। राजा की एस्टेट्स जनरल को बदलकर नेशनल असेंबली बनाई जिसे नागरिक चुनते थे। और तो और पूरे देश को एक भाषा यानी फ्रेंच के धागे में पिरो दिया। लेकिन ये आग सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही। क्रांतिकारियों का मिशन था पूरे यूरोप को आज़ाद कराना। तो जैसे जैसे उनकी सेनाएं आगे बढ़ीं, उनके साथ साथ राष्ट्रवाद का ये नया आइडिया भी फैलता गया। ये जो जर्मन तस्वीर हम देख रहे हैं, ये इसी बात का सबूत है कि फ्रांस की क्रांति कैसे दूसरे देशों के लिए एक प्रेरणा बन रही थी। और इस आइडिया को पूरे यूरोप में किसी ने तूफान की तरह फैलाया तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। पर नेपोलियन की कहानी बड़ी पेचीदा है। वो एक मुक्तिदाता था या फिर एक हमलावर? आइए इस पहेली को भी समझते हैं। देखिए, नेपोलियन अपनी सेना के साथ जहां भी गया, उसने एडमिनिस्ट्रेशन में गजब के सुधार किए। उसका 1804 का नेपोलियनिक कोड, उसने जन्म से मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर कर दिया और सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। तो जाहिर है, शुरुआत में तो लोगों को लगा कि ये तो कोई मसीहा आ गया है। लेकिन ये जो शुरुआती जोश था ना, ये बहुत जल्दी ही दुश्मनी में बदल गया। इस जर्मन प्रिंट को देखिए, इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को मुक्तिदाता नहीं बल्कि जालिम की तरह दिखाया गया है। इसका कैप्शन भी बड़ा कटाक्ष भरा है, जो कहता है, ले लो हमसे आज़ादी और बराबरी ए इंसानियत के मसीहा। मतलब साफ था, लोगों को ये आज़ादी नहीं बल्कि एक नया कब्जा लग रहा था। अब आप सोच रहे होंगे,
ऐसा क्यों हुआ? भाई, फ्रांसीसी शासन की एक कीमत चुकानी पड़ रही थी। टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। सेंसरशिप एकदम सख्त थी। मतलब आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। और सबसे बुरा, लोगों को जबरदस्ती फ्रांसीसी सेना में भर्ती किया जा रहा था। तो धीरे धीरे इन सुधारों के फायदे इन परेशानियों के सामने फीके पड़ने लगे। और ये कार्टून नेपोलियन के अंत की कहानी कहता है। 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारने के बाद उसे एक पोस्टमैन की तरह दिखाया गया है, जिसके बैग से जीते हुए इलाके एक एक करके गिर रहे हैं। विडंबना देखिए, राष्ट्रवाद की जिस लहर पर सवार होकर वो आया था, अब वही लहर उसे दुगो रही थी। तो नेपोलियन का दौर तो खत्म हो गया, पर राष्ट्रवाद का जो आइडिया वो छोड़ गया था वो जिंदा था। तो सवाल ये है कि अब इस मशाल को किसने थामा? कौन सी नई ताकत थी जो इस आंदोलन को आगे ले जाने वाली थी? राष्ट्रवाद के इस आइडिया से पहले का यूरोप अगर आप देखेंगे तो वो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये नेशन स्टेट्स का यूरोप नहीं था, बल्कि ये तो बस अलग अलग साम्राज्यों का एक, कह सकते हैं, एक पैचवर्क था। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देश थे ही नहीं, बस छोटी छोटी रियासतें थीं जिनके अपने अपने राजा थे। मिसाल के तौर पर हैब्सबर्ग एम्पायर को ही ले लीजिए। इस एक साम्राज्य में जर्मन बोलने वाले भी थे, इटालियन भी, पोलिश भी, न जाने कितनी अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां। इन सबको जोड़ने वाली सिर्फ एक ही चीज थी, सम्राट के प्रति वफादारी। कोई हम सब एक है वाली भावना, कोई राष्ट्रीय पहचान थी ही नहीं। लेकिन फिर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण, और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक नई ताकत सामने आई, पढ़ा लिखा लिबरल मिडिल क्लास। इसमें कौन लोग थे? उद्योगपति, बिजनेसमैन, वकील, प्रोफेसर। और यही वो लोग थे जो राष्ट्रवाद के आइडिया के सबसे बड़े पैरोकार बने। और इस नए मिडिल क्लास का राष्ट्रवाद था लिबरल नेशनलिज्म या उदार राष्ट्रवाद। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वो सिर्फ एक देश नहीं चाहते थे, वो एक ऐसा देश चाहते थे जहां हर इंसान को आज़ादी मिले, जहां कानून की नज़र में सब बराबर हों और जहां सरकार जबरदस्ती से नहीं बल्कि लोगों की सहमति से बने। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये 19वीं सदी की पूरी कहानी बयां करती है। 1797 में नेपोलियन के युद्धों से जो चिंगारी लगी, वो 1815 में उसके पतन के बाद भी सुलगती रही। फिर 1848 में तो पूरे यूरोप में क्रांतियों का भूचाल आ गया और आखिरकार 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, जो राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी जीत थी। ये लहर रुकी नहीं, बस बढ़ती ही गई। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? यही कि राष्ट्रवाद सिर्फ एक ख्याल नहीं था, यह एक ऐसा तूफान था जिसने यूरोप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसने वो दुनिया खत्म कर दी जहां लोग राजा की प्रजा हुआ करते थे और एक नई दुनिया बनाई, नागरिकों की दुनिया, राष्ट्रों की दुनिया, वही दुनिया जिसमें हम आज रहते हैं। तो आखिर में चलिए अर्नेस्ट रेनन की उसी बात पर लौटते हैं कि एक राष्ट्र हर रोज होने वाला एक चुनाव है। अगर ये सच है तो आज की इस भागती दौड़ती आपस में जुड़ी हुई दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये एक सवाल है जिसका जवाब इतिहास में नहीं बल्कि हमारे आज में छिपा है।